एकदम नई चीज है ये। स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसा आप सबने देखा है कि जब कभी भी हम बारिश के बाद आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान में सूर्य की विपरीत दिशा में हमको इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई देता है। हम इस इंद्रधनुष को ही स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जब भी किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है ना, मान लो कि आपके इस पदार्थ को ऊर्जा दी गई, तो ये ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और फिर ये अपनी ऊर्जा को वापस निकालता है। क्योंकि उत्तेजित अवस्था में रह नहीं सकता, इसलिए अपनी जितनी ऊर्जा है, जितना इसने अवशोषित किया है, इसको बाहर निकालता है। तो बाहर ये विकिरणों के रूप में निकालता है। अगर इन विकिरणों को एक प्रिज्म से गुजारा जाए और एक फोटोग्राफी की प्लेट पे उसकी इमेज ले ली जाए तो हमको लाइनों का एक क्रम प्राप्त होता है। यानी कि तरंगों का एक निश्चित या नियमित क्रम प्राप्त होता है। इस क्रम को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब हर पदार्थ क्योंकि अलग अलग मात्रा में ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए प्राप्त स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। तो स्पेक्ट्रम किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब एक पदार्थ का स्पेक्ट्रम दूसरे पदार्थ के स्पेक्ट्रम से सर्वथा भिन्न होता है। हाँ, यहां हम आते हैं स्पेक्ट्रमिकी में। तो यहां आपको जो शब्द दो तीन जानने चाहिए। जैसे पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो प्रकाश जो है, या हम ये कहें कि विकिरण जो या तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और एक जो होता है वो मटेरियल वेव्स होते हैं। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब विद्युत क्षेत्र में कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। ये डिस्टरबेंस ऊर्जा की एक लहर पैदा करता है। इस लहर को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। इस विकिरण में दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट। विद्युतीय घटक ऊपर नीचे कंपन करता है, चुंबकीय घटक बाएं दाएं कंपन करता है। इसमें दो घटक होंगे, एक ऊपर नीचे कंपन करेगा विद्युतीय वाला, चुंबकीय वाला बाएं दाएं, और तरंग आगे प्रकाश के वेग से गति करती है। यानी सभी विद्युत चुंबकनों का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश स्वयं भी एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण जब कभी भी किसी पदार्थ से टकराता है तो इसकी अन्योन्य क्रिया, इनके बीच होने वाली अंतर क्रिया के फल स्वरूप हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कभी कभी इनकी प्रतिक्रिया, इनके बीच होने वाली क्रिया इस तरह का व्यवहार उत्पन्न करती है कि हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो ये दो तरह से स्पेक्ट्रम होते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या है समझते हैं पहले। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जानेंगे अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए, मान लीजिए ये कोई बल्ब या प्रकाश का स्रोत है जो एक खास तरह की विकिरणों को त्यागता है, मतलब एक रेंज ऑफ रेडिएशंस। इसको हम
एक सैंपल रखने की ट्यूब है हमारी, जिसमें हम हमारे पदार्थ को रख सकते हैं विलयन के रूप में। और इसके बाद एक प्रिज्म लगाया हमने, और इसके बाद फोटोग्राफी की प्लेट रख दी कि भाई क्या फोटो आता है ये देखेंगे, ठीक है ना। अभी हमने कोई पदार्थ नहीं रखा हुआ है इसमें, हमारे सैंपल होल्डर में कोई पदार्थ नहीं है, तो जो भी विकिरण जितनी मात्रा में आएगी वो उतनी ही मात्रा में यहां से होते हुए पार जाएगी और अनेक पतली पतली रेखाओं में बंट जाएगी। इन पूरे व्यवस्था को हम नाम देंगे, ये हमारे इस बल्ब का स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। मान लो यहां 100 लाइनें हैं। कितनी लाइनें? मान लो कि 100 रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमने इस सैंपल होल्डर में हमारा एक पदार्थ के विलयन को रख दिया। अब यह पदार्थ विकिरणों की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो कौन सी ऊर्जा को अवशोषित करेगा? क्या सबको करेगा, आधे को करेगा, किसको करेगा? ध्यान रखिए कि हर एक पदार्थ एक निश्चित ऊर्जा के विकिरण को ही अवशोषित कर सकता है। तो मान लो कि ये 44 नंबर वाली विकिरण और 90 नंबर वाली विकिरण को अवशोषित कर लेता है, तो यहां पर जो 100 लाइन मिल रही थी, अब 44 वाली जगह पे वो लाइन नहीं मिलेगी और 90 वाली जगह पे भी लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लाइन तो पदार्थ ने अवशोषित कर ली। तो जहां 100 रेखाएं मिल रही थी, अब आपको 98 रेखा मिलेगी। 44 वाली जगह पे खाली जगह काला स्पॉट मिलेगा और 90 वाली जगह पे भी आपको काला स्पॉट मिलेगा। इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें विकिरणों के बीच में कुछ काली रेखाएं आपको देखने को मिले, उनको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब आप क्या कीजिए कि इस स्रोत को बंद कर दीजिए। ये बंद कर दिया हमने। जैसे ही स्रोत को बंद करेंगे, अब क्या होगा? यहां से भी 100 लाइनें नहीं मिलेंगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला भाई, वो तो स्रोत ही बंद हो गया। जब स्रोत बंद हो गया तो अब ये पदार्थ, हमारा पदार्थ जिसने ऊर्जा अवशोषित की है, कौन से नंबर की? 44 और 90 नंबर की, उसको वापस त्यागेगा और आपको 44 नंबर पे और 90 नंबर पे चमकीली रेखा मिलेगी, बाकी पूरा काला रहेगा। इस तरह से ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें ऊर्जावान पदार्थ विकिरणों के रूप में ऊर्जा अवशोषित करता है और आपको फोटोग्राफी की प्लेट पे कुछ चमकदार लाइनें दिखाई देती हैं, उनको हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो मेरा ख्याल है ये दोनों बातें क्लियर हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम में ढेर सारी लाइनों के बीच में कुछ खाली जगह या कुछ काली जगह मिलेगी, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में पूरा काला रहेगा, बीच बीच में चमकदार लाइन मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार कितने हैं और क्यों ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले समझिए कि जब कोई पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उसके अणुओं की ऊर्जा में 3-4 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, स्थानांतरण ऊर्जा, इसको कहते हैं ई ट्रांसलोकेशनल, ईटी ट्रांसलोकेशन। यानी कि इस ऊर्जा के कारण अणु की कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाए और अणु एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। अब चूंकि अणु कितनी दूर जाएगा ये नियत नहीं है ना, यहां से यहीं तक जाएगा, यहां से वहां तक जाएगा, नियत नहीं। जगह जितनी होगी उस हिसाब से वो कम ज्यादा जा सकता है। तो यहां ऊर्जा का क्वांटीकरण नहीं होता है।
और इसलिए हम इस परिवर्तन को स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। जब ऊर्जा अवशोषित करने से अणु या परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित होकर दूसरी ऊर्जा अवस्था में आ जाए, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर पहले से विभाजित होते हैं 1 2, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहीं आ सकता है, बीच में कहीं रुक नहीं सकता। तो इन ऊर्जाओं में एक निश्चित अंतर होता है। इसका मतलब ऊर्जा का क्वांटीकरण है। क्वांटीकरण का मतलब ही होता है कि जब पहली ऊर्जा स्तर और दूसरी ऊर्जा स्तर का मान निश्चित हो, ताकि उनके बीच का अंतर भी क्या हो, निश्चित हो, तो हम ये कहेंगे ऊर्जा का क्वांटीकरण है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है ऊर्जा अवशोषित करके, तो हम कहेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है, तीसरा, कंपन ऊर्जा। अगर आपका पदार्थ अणु के रूप में है तो वो एक से अधिक परमाणुओं से जुड़ा होगा। मान लो कि दो परमाणु परस्पर एक बंध से जुड़े हैं, तो ये बंध जो है ये लट्ठे की तरह ठोस नहीं होता, ये स्प्रिंग की तरह फ्लेक्सिबल होता है, और ये स्प्रिंग लगातार कंपन करते रहती है, हिलते रहती है, ठीक है ना। तो जब ऊर्जा अवशोषित करने पे इसके जो कंपन की तीव्रता है वो बढ़ जाए, समझ में आई बात। स्प्रिंग पहले थोड़ा खींच सिकुड़ रहा था, अब ज्यादा खींच सिकुड़ रहा है, तो ऐसे में इसकी कंपन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो उसी को हम कंपन ऊर्जा या कंपन संक्रमण के नाम से जानते हैं। चौथा है घूर्णन ऊर्जा स्तर। अणु, ये अणु है, ये अपने अक्ष पर ऊर्जा अवशोषित करके चक्कर लगा ले, घूम जाए परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है ना, या ऐसे घूम जाए। तो जब क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित करके अणु की घूर्णीय ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो जाए, अणु अपने अक्ष पर जिस स्पीड से चक्कर लगा रहा है वो बढ़ जाए या इस तरह से हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है। तो अणु के कुल ऊर्जा स्तरों को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से पहले वाले हिस्से का मान बहुत कम होता है और ये क्वांटीकृत न होने के कारण इसको नहीं लिया जाता। तो आप देखिए कि हम अणु की ऊर्जा को 3 भागों में बांटते हैं। ई जो है ये है ई इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ई वाइब्रेशनल कंपन ऊर्जा, और ई रोटेशनल यानी घूर्णी या घूर्णन ऊर्जा, ठीक है ना। अब ये अच्छी तरह समझें कि ई इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए लगने वाली ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है कंपन में लगने वाली ऊर्जा से, और कंपन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है घूर्णन में लगने वाली ऊर्जा से। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी जब आपके तंत्र का, आपके अणु का इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहा है। उससे कम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन के कंपन में परिवर्तन के लिए, और सबसे कम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन के या अणु के घूर्णन में परिवर्तन के लिए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। हमने कहा था कि ज्यादा ऊर्जा लगती है,
अगली चीज आपको पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। जब हमारा इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में या E1 से E2 में जाता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाए या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, इन दोनों ही परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है और इस ऊर्जा स्तर में परिवर्तन के कारण जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और इस संक्रमण को हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इस संक्रमण के लिए, संक्रमण का मतलब यहां से यहां जाना, E1 से E2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा जो है वो इसको दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र की ऊर्जा, ये ऊर्जा ही इसके लिए क्या होती है, आवश्यक है। इससे कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होता है। अब ये अच्छी तरह समझें, मैंने जैसा पहले बताया था कि ज्यादा ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन वाले में रख रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो प्राप्त ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण उसके साथ साथ कंपन संक्रमण और घूर्णन संक्रमण भी हो जाता है। मतलब अगर हम कहें कि एक बड़ा संक्रमण हो रहा है तो उसके साथ छोटे छोटे परिवर्तन अपने आप जुड़े हुए रहते हैं और इसी कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम की लाइन एकदम चमकीली शार्प नहीं रहती, ये थोड़ा सा फेडेड रहती है, एक साइड ये हल्का सा फैली हुई रहेगी। ठीक है ना, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के साथ साथ कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा में भी संक्रमण हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के यौगिक दृश्य क्षेत्र में के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए, जितने भी तरह के रंगीन पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं वो रंगीन इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनमें कौन सा संक्रमण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। कोई भी चीज रंगीन तभी दिखाई देगी जब उसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा हो। तो दृश्य प्रकाश जब पड़ता है इन पदार्थों पे तो इसके निम्न ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा में चला जाता है, जिसकी वजह से परावर्तित प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो अवशोषणांक है वो log I अपॉन आई नॉट के समानुपात के बराबर होता है, सॉरी आई नॉट अपॉन आई के बराबर होता है, जहां आई नॉट जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता है। मतलब मान लो कि ये आपका सैंपल है, सैंपल में आपने प्रकाश जो डाला उसकी तीव्रता आई नॉट है। तीव्रता का मतलब समझते हैं, चमक, वो ज्यादा चमकीला होगा, ज्यादा संख्या में वहां तरंग है। और स्वाभाविक है कि हमारा विलयन इसमें से कुछ तरंगों को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो जैसे पहले 100 तरंग थी तो 100 मतलब ज्यादा संख्या है, 10 को सोख लिया तो बाहर कितनी निकली, 90 निकली। तो 90 पहले की तुलना में कम संख्या है तो तीव्रता कम हो जाती है, निकलने वाली तीव्रता आई है। ठीक है, तो अवशोषण जितना हुआ वो इस सूत्र से पता चलता है। बियर लैम्बर्ट का नियम हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से ये हो जाएगा, अभी थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यही बता रहा हूं थोड़ी सी चीजें। बियर लैम्बर्ट का नियम,
मान लीजिए ये आपका सैंपल होल्डर या ट्यूब है, और यहां से हमने एक वर्णी प्रकाश को दिया जिसकी तीव्रता कितनी है, आई नॉट। यानी यहां अभी ज्यादा चमक है, ज्यादा संख्या में तरंग हैं। जब ये तरंगें विलयन से गुजरती हैं तो विलयन में उपस्थित अणु या परमाणु इन तरंगों को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं यानी यहां से कम संख्या में तरंगें निकलेंगी, यानी तीव्रता घट के क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। तो ये जो अवशोषण हुआ, ठीक है ना, ये जो अवशोषण हुआ प्रति इकाई क्षेत्र, अवशोषण की मात्रा समानुपाती होती है एल के। अवशोषण की मात्रा समानुपाती होती है एल के, यानी ए समानुपाती है एल। एल मतलब ट्यूब की लंबाई। ट्यूब जितना लंबा होगा प्रकाश उतनी ज्यादा देर तक विलयन में रहेगा और उतनी ज्यादा देर तक उसका अवशोषण होता रहेगा। दूसरा है ए यानी अवशोषणांक समानुपाती होता है सांद्रता के। अगर विलयन में ज्यादा अणु हैं तो ज्यादा अवशोषण होगा, विलयन में कम अणु हैं पदार्थ के तो अवशोषण भी कम होगा। तो सांद्रता इसी को व्यक्त करती है। तो हम लिख सकते हैं ए समानुपाती है सी गुणा एल के, या ए बराबर इप्साइलन सी एल, जहां इप्साइलन को मोलर अवशोषकता के नाम से जानते हैं। इप्साइलन जो है आणविक या मोलर अवशोषण गुणांक है। तो अगर आप इप्साइलन ई को निकालना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इप्साइलन इक्वल्स टू ए अपॉन सी गुणा एल। ठीक है ना, इसको कई जगह ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक हिस्सा। अब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, इसी में मान लीजिए एक तरफ आप अवशोषण की मात्रा इप्साइलन और एक तरफ आप तरंग दैर्ध्य रखते हैं। स्वाभाविक है हमारा पदार्थ हर तरंग का अवशोषण नहीं करता है या ज्यादा अवशोषण नहीं करता। वो किसी एक तरंग का अवशोषण, तरंग दैर्ध्य बढ़ाते जाइए, अवशोषण का मान बढ़ते बढ़ते एक तरंग के लिए ये अधिकतम हो जाएगा और फिर घटेगा। ये जो तरंग है जिसका सबसे ज्यादा अवशोषण हो रहा है, ये वाला, ये कहलाएगा लेम्डा मैक्स। लेम्डा मैक्स का मतलब होता है वह तरंग दैर्ध्य जिसका हमारा पदार्थ सबसे ज्यादा अवशोषण करता है, वो कहलाता है लेम्डा मैक्स। और हर पदार्थ इसी तरीके से अलग अलग तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है, तो हर पदार्थ के लिए लेम्डा मैक्स का मान भी अलग अलग होता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कितने प्रकार हैं। ये बहुत सरल है और ये तीनों पेपर में आएगा आपको, फिजिकल में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। एक जगह पढ़ लीजिए, तीनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। अच्छा, आप सबने आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ा हुआ है। आणविक कक्षक सिद्धांत कहता है कि परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। अब आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बंधी आणविक कक्षक, दूसरा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और तीसरा है अनाबंधी आणविक कक्षक।
अनाबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग। ठीक। तो अगर मैं एक क्रम से अरेंज करूं तो आप देखिए, एक आणविक कक्षक में ये 5 संभावनाएं संभव है। सिग्मा बंधी आणविक कक्षक, पाई बंधी आणविक कक्षक, पाई स्टार प्रतिबंधी आणविक कक्षक और सिग्मा स्टार प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और बीच में एन अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग। नॉर्मल परिस्थिति में किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में होते हैं, पाई में होते हैं या अनाबंधी में होते हैं। इन तीन में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन तीन से इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकते हैं? तो सिग्मा से जा सकता है सिग्मा स्टार में, सिग्मा से जा सकता है पाई स्टार में। तो 2 संक्रमण हो गए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार। ठीक। सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी सिग्मा टू सिग्मा में, फिर सिग्मा टू पाई स्टार। फिर पाई का इलेक्ट्रॉन सिग्मा में नहीं जा सकता, पाई का इलेक्ट्रॉन पाई टू पाई स्टार जा सकता है। तो पाई टू पाई स्टार अगला संक्रमण हमारा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन है एन पे नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जा सकता है। तो हमने ये पाया कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अगर हम इनकी ऊर्जा का क्रम देखें तो ये दो तो बिल्कुल ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा, सिग्मा टू पाई स्टार उससे कम। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार की ऊर्जा होती है, फिर उससे कम पाई टू पाई स्टार और सबसे कम एन टू पाई स्टार। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हमको ये बताते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सा संक्रमण जो है कहां कहां पाया जाता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण एल्केनो में मिलता है। इसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिकतम ऊर्जा। और सामान्य तौर पे इतनी ऊर्जा हमारे पास पराबैंगनी क्षेत्र में भी नहीं होती, इसलिए ये हमारे अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार आपको मिलेगा कार्बोनिल यौगिकों में, लेकिन यह भी बहुत कम प्राप्त होता है। इसके लिए भी अधिक ऊर्जा चाहिए, और इतनी अधिक ऊर्जा का अध्ययन हम सामान्य तौर पे नहीं करते। आते हैं एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर युक्त यौगिक, जैसे कि साइनाइड में आपको मिल जाएगा, जैसे कार्बोनिल ग्रुप में आपको मिल जाएगा, है ना, अल्कोहल में देखने को मिलेगा आपको। पाई टू पाई स्टार सभी एल्कीनों में मिल जाएगा आपको, कार्बोनिल यौगिक में मिल जाएगा। यानी जहां पाई बंध मिलेगा वहां पाई टू पाई स्टार संक्रमण भी मिलेगा। ये जो है हमारे काम का है, पाई टू पाई स्टार ये हमारे काम का इसलिए है क्योंकि ये दृश्य क्षेत्र और नियर पराबैंगनी में मिल जाता है, तो हमको रंग भी दिखाई देंगे। गाजर जानते हैं, गाजर आपको रंगीन लाल या क्या बोला जाए गाजरी कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। इसके बाद एन टू पाई स्टार कार्बोनिल यौगिक में मिलेगा आपको, ठीक है ना।
और ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इनमें मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं अपन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इस प्रकार के संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये पराबैंगनी क्षेत्र में भी अवशोषण नहीं करते, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, पराबैंगनी में भी इतनी ऊर्जा नहीं होती। इसलिए ये पदार्थ सामान्य तौर पे रंगहीन दिखाई देते हैं, रंग से इनका कोई लेना देना नहीं होता। एन टू सिग्मा स्टार, या हम ये कहें सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार में संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का संक्रमण जो है ये संतृप्त और कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है, सेकेंड टाइप। तीसरा है आपका N2 सिग्मा स्टार। इस संक्रमण में इन दोनों से कम, इससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो ये पराबैंगनी क्षेत्र में मिलता है, या ऐसे संतृप्त यौगिक जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे एल्कोहलिक समूह। एल्कोहल में OH सिग्मा बांध से जुड़ा है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बंद है, N से सिग्मा जा सकता है। ठीक है ना, आगे हम डिटेल करेंगे उसको। इसके बाद बारी आती है N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार के लिए सेकेंड लेवल पे सबसे कम ऊर्जा चाहिए होती है, और ये आपको क्या दिखाई देता है, N2 पाई स्टार में सबसे कम ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये दृश्य क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। पाई टू पाई स्टार भी कम ऊर्जा वाला है, और ये भी हमको पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहां तक आप पढ़ेंगे और एक रीडिंग लेके देखेंगे कि किसके लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए और कौन से यौगिक इस तरह का संक्रमण दर्शाते हैं। तो आज के लिए यहां तक, कल इसके आगे फिर डिस्कशन करेंगे।